हेलो फ्रेंड्स, मैं के पाल इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण एवं मौर्य साम्राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं और आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, अब हम प्रारंभ करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी वंश के राजा साइरस ने किया था और यह आक्रमण भारत पर असफल आक्रमण था। देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा सफल या असफल के आधार पर, तो असफल आक्रमण जो था हकामनी वंश के राजा साइरस का प्रथम आक्रमण था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तर भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो यह दारा प्रथम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, दारा प्रथम के अभिलेख कौन कौन से हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भारत पर आक्रमण किया था? तो ये हैं बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख। ये अभिलेख हैं, यानी 3 अभिलेख हुए, बेहिस्तून अभिलेख, पर्सिपोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग पर पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत था। यानी कि जो दारा प्रथम ने जो आक्रमण किया था, जिस क्षेत्र को जीता था, उसने पारसिक साम्राज्य का, क्योंकि दारा जो था पारसिक साम्राज्य का शासक था और उसका भारत 20वां प्रांत था। यह घोषणा कौन करता है? हेरोडोटस करता है। नेक्स्ट, भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम यूनानी आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया गया और सिकंदर का भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था और सिंधु नदी पार करके भारत की धरती पर कदम रखा था। तो प्रथम यूनानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा किया गया था और सिंधु नदी पार कर यह भारत में प्रवेश हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो है झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी और इस युद्ध को वितिस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? वितिस्ता युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, सिकंदर ने कौन से 2 नगर की स्थापना की थी? इस युद्ध को जीतने के बाद फिर यहाँ पर जो झेलम का युद्ध हुआ था, झेलम नदी के तट पर, इस युद्ध को जीतने के बाद सिकंदर ने इस क्षेत्र में 2 नगरों की स्थापना की थी, निकैया और बकाफेला। निकैया का अर्थ होता है विजयनगर, विजय का नगर। तो निकैया और बकाफेला उसका घोड़े का नाम था। अपने घोड़े के नाम पर उसने शहर बसाया था, शहर की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये आता है कि झेलम के युद्ध, जो सिकंदर और पोरस के युद्ध के पश्चात यहाँ पर सिकंदर ने कौन से 2 नगरों की स्थापना की थी? तो ये 2 नगर हैं, निकैया और बकाफेला। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट, यूनानी प्रभाव से भारत में कौन सी कला का विकास हुआ? गंधार कला का विकास हुआ। हालांकि यूनानी आक्रमण के अनेक प्रभाव भारत में पड़े थे। नेक्स्ट, अब हम प्रारंभ करते हैं मौर्य साम्राज्य। अब हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी जो साहित्यिक ग्रंथ की बात करते हैं उसमें हमें अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, व्रत कथा मंजरी, इससे पता चलता है। और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जैन ग्रंथ में भद्रभाव का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के विषय में। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे विदेशी यात्री भी थे जिनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि मैगस्थनीज की इंडिका और इसके अलावा अन्य और भी हैं। इसके साथ ही अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। यह ऐसा हुआ था, जो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था उसका अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु
कौटिल्य के साथ मिलकर, और यहाँ पर 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के रूप में इसकी पहचान की है, सेंड्रोकोटस बताया है। वहीं विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से ही की है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन भिक्षु से दीक्षा प्राप्त की थी? तो यह था भद्रभव से दीक्षा प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु भद्रभव से दीक्षा प्राप्त की थी, और फिर अंतिम समय में इन्हीं के प्रभाव में आकर वो श्रवणबेला को गए, और वहाँ पर उन्होंने संलेखन विधि के द्वारा अपने आप को, उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट, यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी सेना थी? तो उसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख सेना थी, जिससे उसने संपूर्ण भारतीय राज्यों को जीतकर एकीकरण किया था, उनको जीत लिया था, और प्राचीन कालीन एक व्रत भारतीय राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध अति महत्वपूर्ण युद्ध है, और इसमें यूनानियों को उन्होंने पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सेल्यूकस की हार हुई थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार है? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल असम तक था। उस समय असम को कामरूप कहा जाता था, कामरूप के नाम से उसको जाना जाता था। उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, मैसूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो देखिए, एक बार फिर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से था। यह था उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के पूर्व में बंगाल असम तक था, असम है यहाँ पर, असम जिसको कामरूप कहा जाता था तक था, और फिर उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, मैसूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जिस समय यह 305 ईसा पूर्व में मैगस्थनीज उसके चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुई थी, संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। वहाँ जब विवाह किया था तो उसी समय सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। तो इस प्रकार से ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो यहाँ पर जो तमिल ग्रंथ हैं, 2 तमिल ग्रंथ हैं, जिसमें दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। ये 2 ग्रंथ हैं, अहनानूर और मुरनानूर। महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, 2 ग्रंथ हैं, अहनानूर और मुरनानूर। दोनों ग्रंथ तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? और यह महस्तान अभिलेख में मिलती है। फ्रेंड्स, यदि आप नए फ्रेंड्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, ये इसका जो मौर्य साम्राज्य, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में आपके लिए देंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक मैसूर में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। देखिए, यहाँ पर हमने कहा था कि जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जो अपना जैन धर्म स्वीकार किया था, और उनके जो गुरु थे भद्रभाव थे, तो उनके प्रभाव में आकर के वो कर्नाटक श्रवणबेलगोला गए और वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? यह 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य छोड़कर, अपना साम्राज्य अपने पुत्र को दे करके वह कर्नाटक चले गए थे, दक्षिण भारत चले गए थे। और 12, क्योंकि यहाँ पर यह माना गया था कि ये जो भीषण अकाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका अपना ऐसा मानना रहा होगा कि ये मेरे कारण आया है, तो इसलिए वह अपना साम्राज्य छोड़कर, अपने पुत्र के पक्ष में छोड़कर अपने
अंतिम समय में वो कर्नाटक चले गए। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार को भी वह अपना साम्राज्य छोड़कर चले गए थे। नेक्स्ट, बिंदुसार कब से कब तक शासन रहा? तो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार शासक रहे। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। नेक्स्ट, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। नेक्स्ट, अशोक कब शासक बना? अशोक कब शासक बना? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक शासक बना, मौर्य शासक। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक द्वारा अपने साम्राज्य पर गद्दी पर स्थापित होने के बाद वह 8 वर्ष बाद कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? जिस समय अशोक को राजा बनाया गया था, शासक बनाया गया, तो उस समय अशोक कौन से राज्य का, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वो प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों में, और उस समय अशोक कौन से प्रांत का राज्यपाल था? तो वह अवंती मतलब उज्जैन, यानी कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक किस राज्य का राज्यपाल था? तो वह अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट, अशोक से अभिलेखों में अशोक का नाम कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये 2 अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो अशोक वर्धन कहा गया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? कौन था वह भिक्षु जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट, अशोक की कलिंग विजय की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अशोक की कलिंग विजय की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख और अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय प्राप्त की थी वह हाथी गुफा अभिलेख और अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। खारवेल शासक था जिसका हाथी गुफा अभिलेख था। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का शासक नंदराज था। नंदराज कलिंग का शासक था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कौटिल्य। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन मिस्र राजा कौन था? तो एंटियोक द्वितीय मिस्र का शासक था अशोक के समय, अशोक के समकालीन। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी। यह वही मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? किस प्रकार की पुस्तक है? तो यह ऐसी पुस्तक है इसमें शासन के सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त होती है। सामान्यतः इसके नाम के आधार पर ऐसा सोचा जाता है कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित पुस्तक होगी, लेकिन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, यह शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाएं कौन सी बनवाई थी जो दान में दी थी? आजीविक संप्रदाय को दान में दी थी अशोक के द्वारा। किसको दान में दी गई थी? आजीविक संप्रदाय को अशोक के द्वारा 4 गुफाएं दान में दी गई थी। वो 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी के नाम से उन गुफाओं को जाना जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अभिलेख 4 लिपि में लिखे गए हैं, 4 तरह की लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। नेक्स्ट, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? ग्रीक एवं अरामाइक लिपि में लिखे अभिलेख अफगानिस्तान से मिलते हैं। नेक्स्ट, ख्रोष्टी में लिखे अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो ख्रोष्टी में लिखे अभिलेख मिलते हैं उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? तो शेष भारत में, यानी कि अशोक का जो साम्राज्य था, देखिए
अफगानिस्तान पाकिस्तान में तो मिली यहाँ पर ग्रीक और अरामाइक भाषा, ये भी अशोक का ही साम्राज्य था यहाँ तक फैला हुआ। और खरोष्टी लिपि मिली उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान तक, ये भी उस समय अशोक के साम्राज्य में ही थे और इसको भी भारतवर्ष ही कहा जाता था। और जो बचा शेष भारत, उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेख मिलते हैं। शेष भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह 3 भागों में इसको बांटा गया है। एक है शिलालेख, दूसरे हैं स्तंभ लेख और तीसरे हैं गुहा लेख। इस प्रकार से उसको 3 भागों में विभक्त किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा? सबसे पहले जो अशोक के अभिलेखों की खोज की वो पात्रेदी फेनथेलर ने की। पात्रेदी फेनथेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, डेट याद रखना इसको, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में आपको अवश्य मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, 100% मिलते हैं। नेक्स्ट, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है रुमेनदेई अभिलेख है। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने का घोषणा का वर्णन मिलता है? यह घोषणा की गई थी। किस अभिलेख में अशोक के द्वारा भू राजस्व की दर घटाने का वर्णन मिलता है? ये मिलता है रुमेनदेई अभिलेख में वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का भी सबसे लंबा अभिलेख है 7वां अभिलेख। नेक्स्ट, यह घोषणा किस अभिलेख में की कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? ऐसा कौन से अभिलेख में लिखा गया है? ये लिखा गया है प्रथम के पृथक शिलालेख में इस प्रकार की बात लिखी गई है। नेक्स्ट, अशोक का शेर ए कुना अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? यह ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखा गया है। अशोक के साम्राज्य को कितने राज्यों में विभक्त किया गया? तो अशोक के राज्य को 5 राज्यों में विभक्त किया गया था, 5 प्रांतों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट, प्रांत के प्रशासक को क्या कहा जाता था? जो प्रांत का जो मुखिया होता था, जैसे मुख्यमंत्री होता है, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहते थे कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक कहते थे। यानी कि उनको कुमार भी कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था, जो प्रांत के प्रशासक होते थे। नेक्स्ट, अशोक के साम्राज्य के 5 प्रांत कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ? देखिए यहाँ पर बताएंगे हम अशोक के 5 प्रांत और उनकी राजधानियाँ। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी है। कलिंग, इसकी राजधानी तौसरी है। और दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सोनगिरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5, नेक्स्ट है इस प्रकार से। और फिर प्राची जो पाटलिपुत्र है, इसकी राजधानी है। इस प्रकार से 5 प्रांतों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से एक बार फिर रिवाइज करते हैं। अशोक के साम्राज्य के 5 प्रांत हैं। उत्तरापथ तक्षशिला है, इसकी राजधानी। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी है। तीसरा है कलिंग की राजधानी तौसली है। और नेक्स्ट दक्षिणापथ, इसकी राजधानी सोनगिरी है। और प्राची, ये इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, और जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी आपको देंगे। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।